कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज से एक नई पढ़ाई शुरू हो रही है आपकी, वो है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टिंग। शुरुआत के लिए हम मटेरियल कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सीए के एग्जाम में जो रिसेंट में क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। यस, आपने सही सुना। ये किनको हेल्प करेगा? ये सीए वालों को भी हेल्प करेगा और सीएमए वालों को भी हेल्प करेगा। सीए वालों को तो नेचुरली हेल्प करेगा बिकॉज उनके एग्जाम में आए हैं, तो आपको आने वाले एग्जाम में इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। और सीएमए वालों को क्यों हेल्प करेगा? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने कई बार ऐसा देखा गया है कि सीए वाला कुछ अलग अलग क्वेश्चन उठाकर आपके एग्जाम में पूछ डाला है और ये ट्रेंड चल रहा है, तो आप क्यों इस ट्रेंड से पीछे हटो। तो रीसेंट एग्जाम के जो सीए के क्वेश्चंस है वो सीएमए वाले भी प्रैक्टिस क्वेश्चन समझकर करेंगे। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पीडीएफ बनाया गया है जिसमें टर्म वाइज क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। आपको अभी ये सॉल्व कराया जाएगा। ये पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो नोट्स ड्राइव से भी आपको मिल जाएगा। और आप इस वीडियो से फ़ायदा अकेले मत लीजिएगा, यूट्यूब में ये मौजूद है तो सबके साथ शेयर करिएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको सॉल्व कराएगा कौन? इसको सॉल्व कराएंगे आपके प्रिय सीएमए राहिल भैया, ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल, who is now part of SJC, to help you to complete the proper preparation of cost accounting. After huge response which we have got from his videos in MCQs and last minute revision, now he is coming to you to give you additional practice questions. राहिल भैया कैसे पढ़ाते हैं, वो सतीश सर का जो कॉन्सेप्ट्स है उसको पूरा निगल लिए हैं और उसको बस अपने वर्जन में ब्लेंड करके आपको दे रहे हैं। तो कहीं पर भी आपको कॉन्सेप्ट की डिस्पैरिटी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको मेरे से थोड़ा सा और कोई नौजवान पढ़ाएगा तो उसकी एनर्जी के कारण और अच्छा ही लगने वाला है, राइट? तो लेट्स वेलकम राहिल भैया। हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। तो सर ने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि हम अपने कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और सॉलिडिफाई करें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एकदम रिसेंट सितंबर 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, यह क्वेश्चन एबीसी एनालिसिस के ऊपर है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। TS Limited is suffering from material deterioration and finds that their valuable stocks are not properly stored. The company furnishes the following information. कंपनी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे पास ये सारे मटेरियल है, इतने यूनिट्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट इतनी रही है। The storekeeper of the company argues that he has taken proper care in storing 3 types of material named MA, MB and MC. स्टोर कीपर का कहना है कि मैंने MA, MB और MC को बहुत अच्छे से रखा है। स्टोर कीपर को लग रहा है कि अगर यूनिट ज़्यादा है तो उन गुड्स को अच्छे से रखना है। बट एबीसी एनालिसिस का कहना क्या है कि भैया यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? कॉस्ट से। जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे अच्छे से रखेंगे। कॉस्ट ज़्यादा है, यूनिट्स कम है, उसे हम ए कैटेगरी कहते हैं, ध्यान से रखना है उन यूनिट्स को। बट स्टोर कीपर को उतनी जानकारी नहीं है तो उसे लगा कि यूनिट्स जो ज़्यादा है उन्हें अच्छे से रखना है। एज दे आर इन बल्क क्वान्टिटी, he further argues that only a few units of material mg and mh has been deteriorated due to bad weather. उसका कहना है कि mg और mh के कुछ यूनिट्स ही तो खराब हुए हैं, क्या दिक्कत है? थोड़े से तो थे ही, थोड़े से खराब हो गए। नहीं, देखिए mg और mh की अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसे खराब होने नहीं दे सकते हैं। The management of TS Limited wants to get him aware about value of different items required. Rank the materials and draw a plan of ABC selective control by using the following basis of selective control. सेलेक्टिव कंट्रोल के लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर कोई भी इन्वेंट्री जिसकी टोटल कॉस्ट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी? कैटेगरी ए में।
और अगर 15,000 से लेके 50,000 के बीच में है तो कैटेगरी बी, एंड इफ इट्स बिलो 15,000 देन इट इज कैटेगरी सी। तो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है, देख के ही आपको समझ में आ रहा है। एमए 14,855 15,000 से कम है तो कैटेगरी सी, 12,823 कैटेगरी सी, 13,972 अगेन कैटेगरी सी, फिर 47,685 तो 15,000 से लेके 50,000 के बीच में है तो कैटेगरी बी, अगेन 39,015 कैटेगरी बी, 1,08,260 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है कैटेगरी ए, 89,410 कैटेगरी ए, 98,980 कैटेगरी ए। एबीसी का रूल क्या है कि हम 70-20-10 का रूल फॉलो करते हैं। मींस अगर कोई भी गुड्स टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में 70% तक है तो वो कैटेगरी ए है, और 20% तक है तो कैटेगरी बी है, और अगर 10% है तो कैटेगरी सी है। बट वो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि उसे ही फॉलो करना है, पत्थर की लकीर नहीं है वो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में चेंज हो गई, क्वेश्चन में ने जो कहा हमने उसे फॉलो किया। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं फेयर में। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इन्वेंट्री, फिर हम लिखेंगे यूनिट्स, फिर यूनिट्स वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, और फिर परसेंटेज ऑफ टोटल, और लास्ट में हम डाल देंगे उसे कैटेगरी में। पहले हमें रैंकिंग करनी है, फिर एबीसी करना है। तो पहले हम रैंक कर लेते हैं, कैटेगरी हटा देते हैं, रैंक कर लेते हैं पहले। एमए, एमबी, एमसी, एमडी, एमई, एमएफ, एमजी और एमएच। यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 54,105, 32,300, 28,600, 10,250, 23,410, 2580, 8,900 और 4,855। यह है नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट मीन्स 14,855, 12,823, 39,722, 47,685, 39,015, 1,08,260, 89,410 और 98,980। टोटल कर लीजिए अब आप, जिससे हमें टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू पता चल जाए। 14,855 प्लस 12,823 प्लस 13,972 प्लस 47,685 प्लस 39,015 प्लस 1,08,260 410 98,980 4,25,000। टोटल जितने भी गुड्स हैं हमारे पास उन सब की टोटल वैल्यू जो है वो है 4,25,000।
अब हम देखते हैं कि हर एक इन्वेंट्री टोटल में से कितने परसेंटेज की है। कैसे ढूंढेंगे वो? जिस भी इन्वेंट्री की वैल्यू देख रहे हैं उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 14,855 डिवाइडेड बाई 4,25,000 इंटू 100, 3.49%। फिर 12,823 डिवाइडेड बाई 4,25,000 इंटू 100, 3.02%। 13,972 divided by 4,25,000 into 100, 3.29%. 4,7,685 divided by 4,25,000 into 100, 11.22%. 3,9015 divided by 4,25,000 into 100, 9.18%. 1,08,260 divided by 4,25,000 into 100, 25.47%. 8,9410 divided by 4,25,000 into 100, 21.04%. 9,8980 divided by 4,25,000 into 100, 23.28%. अब आप रैंकिंग करिए। देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? सबसे ज़्यादा है एमएफ की, तो ये रैंक 1। फिर उसके बाद 23.28% रैंक 2, 21.04 रैंक 3, फिर 11.22 रैंक 4, 9.18 रैंक 5, फिर 3.49 6, 3.29 7 और इसकी रैंक 8। तो रैंकिंग कर दी हमने अकॉर्डिंगली। अब इसे कैटेगराइज करना है। कैटेगराइजेशन फॉर सेलेक्टिव कंट्रोल। तो जिस भी इन्वेंट्री की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है वो कैटेगरी ए में है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 50,000 से ज्यादा क्या है? ये है और ये है। तो इन तीनों को हम डाल देंगे कैटेगरी ए में। इन्वेंट्री परसेंटेज ऑफ टोटल और कैटेगरी। तो इन्वेंट्री में सबसे पहले हम एमएफ, एमएच और एमजी को लिखेंगे। एमएफ, एमजी, एमएच। एमएफ है 25.47%, 21.04% और ये 23.28%। और इन तीनों को हम डाल देंगे कैटेगरी ए में। एक बार इनका टोटल भी कर लेते हैं। 25.47 प्लस 21.04 प्लस 23.28, देखिए 69.79। तो राउंड अबाउट 70% के नियर ये आ रहा है। तो एबीसी में 70 20 10 को ही हम फॉलो करते हैं। देन अगेन 15,000 से लेके 50,000 के बीच में कौन कौन है? सिर्फ दो गुड्स हैं, एक एमडी और एक एमई। तो एमडी, एमई। एमडी है हमारी 47685, सॉरी परसेंटेज लिखना है ना हमें। इसकी परसेंटेज है हमारी 11.22% और ये है 9.18%। तो इनका टोटल 11.22 प्लस 9.18, 20.4, अगेन राउंड अबाउट 20%। तो ये कैटेगरी बी। और कैटेगरी सी में हमारे पास है जो बच गए, एमए, एमसी और एमबी। एमए की परसेंटेज है 3.49, एमसी की परसेंटेज है 3.29
और ये है हमारे पास 3.02%, कैटेगरी सी। देखिए इसकी टोटल भी राउंड अबाउट 10% के नियर आने वाली है, 3.49 प्लस 3.29 प्लस 3.02, 9.8% के राउंड। बस काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड यूजेज अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैन्युफैक्चर करती है और उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में वो एक स्पेशल कंपोनेंट यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। द कंपनी इनकर्स एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 1250 पर ऑर्डर। ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। द कैरिंग कॉस्ट फॉर स्टोरिंग द स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट इज 25 पर यूनिट पर एनम। आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन है 25, तो ये है CC PU PA। द कंपनीज एनुअल प्रोडक्शन इज 90,000 गैजेट्स। कंपनी 90,000 गैजेट्स बनाने वाली है। ये तो फिनिश्ड गुड्स है। हम क्या देखते हैं EOQ जब कंप्यूट करते हैं, तो हम देखते हैं रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि एक गैजेट बनाने में एक ही रॉ मटेरियल लगेगा एंड ईच गैजेट रिक्वायर्स वन कंपोनेंट फॉर इट्स असेंबली। एक गैजेट बनाने में बस एक ही रॉ मटेरियल लगेगा। तो अगर हम 90,000 गैजेट्स बनाने वाले हैं तो रॉ मटेरियल भी कितना लगने वाला है, 90,000 ही। तो एनुअल डिमांड क्या रहेगी हमारी, 90,000। सपोज करते हैं कि एक गैजेट में 2 यूनिट्स लगते हैं रॉ मटेरियल के, तो हमारी एनुअल डिमांड क्या हो जाती है, 90,000 इंटू 2, 1,80,000। बट इस क्वेश्चन में एक गैजेट बनाने में एक ही कंपोनेंट लगने वाला है, तो 90,000 इंटू 1, 90,000 एनुअल डिमांड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो EOQ ढूंढ लेते हैं। EOQ इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। तो एनुअल रिक्वायरमेंट है 90,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 1250 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट है 25 पर यूनिट पर एनम। तो डायरेक्टली हमें CC पूपा गिवन है 2 इंटू 90,000 इंटू 1250 अपॉन 25 अंडर रूट 3000 यूनिट्स। तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 3000 यूनिट्स। मींस कि जब भी हम 3000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारी टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम रहने वाली है। फिर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। हम कितने ऑर्डर्स प्लेस करने वाले हैं। टोटल रिक्वायरमेंट है आपको 90,000 यूनिट्स की, और आप जब भी ऑर्डर करने जाओगे तो आप 3000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे। तो आप कितनी बार ऑर्डर करोगे, 90,000 अपॉन 3000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 90,000 अपॉन 3000, 30 ऑर्डर्स। काफी सिंपल क्वेश्चन ये, इजी, खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं अब जनवरी 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल X। द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 days। मिनिमम लीड टाइम का मतलब कम से कम गुड्स को आने में कितने दिन लगेंगे, और मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लग जाएंगे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 days का है। तो मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम, मैक्स लीड टाइम माइनस मिनिमम लीड टाइम 4 days। एवरेज लीड टाइम टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल इज 7 days। एवरेज में 7 दिन लगते हैं। तो यहां से अब हम मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ सकते हैं। कैसे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 होता है एवरेज। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 आपको गिवन है 7, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में भी एक रिलेशन है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो है वो 4 days का है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम प्लस 4। ये माइनस मिनिमम लीड टाइम उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 4 days प्लस मिनिमम लीड टाइम। अब पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, मिनिमम
प्लस मैक्सिमम को वापस हम लिख सकते हैं मिनिमम प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। तो 2 मिनिमम प्लस 4 इज इक्वल टू 2 उधर चला गया तो 14, 2 मिनिमम इज इक्वल टू 10, 14 माइनस 4, तो मिनिमम लीड टाइम आ गया आपका 5 डेज। बस मिनिमम लीड टाइम मिल गया। मैक्सिमम लीड टाइम क्या होगा, इससे 4 ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 4 दिन का गैप है, तो मिनिमम अगर 5 दिन है तो मैक्सिमम 9 दिन होगा। फिर आपको रीऑर्डर लेवल गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे ढूंढेंगे, तो आप देखिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं स्टॉक लेवल्स के, उसमें मैक्सिमम कंजम्पशन किसके फॉर्मूला में आता है, रीऑर्डर लेवल के। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम लीड टाइम आपको पता है, रीऑर्डर लेवल भी पता है, तो वहां से हम मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे ढूंढ सकते हैं, इजी। फिर हमें ढूंढना है मिनिमम कंजम्पशन पर डे। तो मिनिमम कंजम्पशन किसके फॉर्मूला में आता है, याद करिए, मिनिमम कंजम्पशन पर डे ये आता है आपके मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो वहां पे सारे डेटा हमें गिवन है, सिर्फ मिनिमम कंजम्पशन नहीं गिवन है, तो हम पुट करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो हमें रिलेशन गिवन है, वर्किंग नोट, मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस 4। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 4 दिन का गैप है, मतलब मैक्सिमम में से 4 दिन कम कर दूंगा तो मिनिमम मिल जाएगा। और एवरेज लीड टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम बाई 2। एवरेज लीड टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन में 7। मैक्सिमम लीड टाइम को हम यहां से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू मिनिमम लीड टाइम प्लस 4। तो मिनिमम लीड टाइम प्लस 4 प्लस मिनिमम लीड टाइम बाई 2, तो 7 इज इक्वल टू 2 मिनिमम लीड टाइम प्लस 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 इज इक्वल टू 2 मिनिमम लीड टाइम प्लस 4, 2 मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 14 माइनस 4, मिनिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5 डेज। तो कम से कम गुड्स आने में 5 दिन लगेंगे। तो यहां से हम ढूंढ सकते हैं मैक्सिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम है 5 दिन और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 4 दिन का गैप है, मतलब अगर गुड्स कम से कम 5 दिन में आ जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने दिन लगाएगा, 9 दिन, क्योंकि 4 दिन का गैप है। 5 डेज प्लस 4 डेज इज इक्वल टू 9 डेज। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ढूंढना है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले, रीऑर्डर लेवल का। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल गिवन है आपको क्वेश्चन में 1,80,000 यूनिट्स। मैक्सिमम कंजम्पशन आपको पता नहीं है, बट मैक्सिमम लीड टाइम तो पता है, 9 डेज। तो मैक्स कंजम्पशन इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाई 9, तो 20,000 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है, बस तरीका वही है कि ढूंढिए कि किस फॉर्मूला में सिर्फ एक डेटा मिसिंग है, जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर इक्वल टू को सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं आंसर। सेकंड, अब हमें ढूंढना है मिनिमम कंजम्पशन। तो मिनिमम कंजम्पशन किस फॉर्मूला में आता है वो ढूंढिए। मिनिमम कंजम्पशन आता है आपके मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल लेस
मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन प्लस ROQ या फिर EOQ। तो वहां से सारे डेटा हमें गिवन है सिवाय मिनिमम कंजम्पशन के, तो मिनिमम कंजम्पशन को हम ढूंढ लेंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 1,90,000 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल है 1,80,000 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन पता नहीं है, लेकिन मिनिमम लीड टाइम तो पता है 5 दिन, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 90,000 यूनिट्स। तो 1,90,000 इज इक्वल टू 180 प्लस 90 2,70,000 माइनस 5 इंटू मिनिमम कंजम्पशन। अब ये -5 इंटू मिनिमम कंजम्पशन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 2,70,000 माइनस ये 1,90,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1,90,000। तो 5 इंटू मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 80,000। तो मिनिमम कंजम्पशन यहाँ से आप ढूंढ सकते हो 80,000 अपॉन 5 16,000 यूनिट्स। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 20,000, मिनिमम कंजम्पशन 16,000। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। टेस्को साइकिल्स लिमिटेड यूजेस अबाउट 3,60,000 साइकिल लॉक्स पर एनम। कितने लॉक्स यूज कर रहा है? 3,60,000 पर एनम। एक साल की गिवन है ये, तो ये है आपकी एनुअल कंजम्पशन। एंड द यूजेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 30,000 पर मंथ। और वो बता रहे हैं कि आप हर महीने लगभग 30,000 यूनिट्स ही यूज करते हो, तो साल भर का 3,60,000 सही है। द साइकिल लॉक कॉस्ट ₹240 ईच, ये आपकी परचेज प्राइस है at wholesale rates, and the carrying cost is estimated to be 10% of the annual average inventory value. carrying cost है 10%, ठीक है। तो carrying cost per unit per annum is equal to 10%। ढूंढ लेंगे हम 10% of 240, तो 24। The cost to place an order is 1,200। ordering cost भी आपको given है। It takes 45 days to receive delivery from the date of order। 45 दिन लगते हैं आपको डिलीवरी रिसीव करने में, मींस क्वेश्चन में लीड टाइम है, तो ये है आपका 45 डेज का लीड टाइम। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन असेंबली लाइन, सेफ्टी स्टॉक ऑफ 6,500 साइकिल लॉक्स इज ऑलवेज मेंटेन बाय टेस्को साइकिल्स लिमिटेड। सेफ्टी स्टॉक आप मेंटेन करते हो 6,500 साइकिल लॉक्स, क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट EOQ, काफी इजी, EOQ हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सोल्यूशन, EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू A इंटू O अपॉन C। तो सारे डेटा तो आपको गिवन है। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन है 3,60,000 इंटू O है 1,200 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10% ऑफ 240 24 रुपीज। तो 2 इंटू 3,60,000 इंटू 1,200 अपॉन 24 अंडर रूट, तो सब मिला के ये आ रही है 6,000 यूनिट्स। तो EOQ हमारी हो जाएगी 6,000 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल भी हमें ढूंढना है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है। इस क्वेश्चन में तो सेफ्टी स्टॉक भी है, तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो आपका एवरेज कंजम्पशन क्या होगा? 3,60,000 आप पूरे साल भर में यूज करने वाले हो।
और 360 डेज आपको एक साल में लेने हैं। तो ऑन एन एवरेज में एक दिन में क्या यूनिट्स कंज्यूम करूंगा, 3,60,000 अपॉन 360 इंटू एवरेज लीड टाइम 45 दिन लगते हैं गुड्स आने में, प्लस सेफ्टी स्टॉक है 6,500 यूनिट्स। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 45,000 प्लस 6,500 51,500 यूनिट्स। फिर थर्ड, the company has been offered a quantity discount of 2% on the purchase of cycle locks provided the order size is 30,000 units at a time। सप्लायर के पास हम गए, सप्लायर ने हमें एक डिस्काउंट दे दिया। क्या डिस्काउंट दिया कि अगर भैया आप एक बार में 30,000 पीस ले लोगे मेरे से, अगर आप मेरे से 30,000 यूनिट्स ले लोगे तो मैं आपको 2% का एक क्वांटिटी डिस्काउंट दे दूंगा। तब हमारी परचेस प्राइस क्या हो जाएगी, तब हमारी परचेस प्राइस होगी 240 है ऐसे, इसमें से 2% कम हो जाएगा, है ना। 240 लग रहा था, अब उसमें से 2% डिस्काउंट मिल गया, तो 240 माइनस 2%, 235.2। तो ये मेरी नई परचेस प्राइस है। तो जब हम कैरिंग कॉस्ट ढूंढेंगे तो इसी नई परचेस प्राइस पे ढूंढेंगे। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जब परचेस प्राइस चेंज हो जाती है तो कैरिंग कॉस्ट वो पुरानी ले लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। पहले कैरिंग कॉस्ट हम 240 पे कंप्यूट कर रहे थे, अब हम कैरिंग कॉस्ट 235.2 पे कंप्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स ऑफर। पर्टिकुलर्स, ये है EOQ, ये है सप्लायर्स का ऑफर। क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या होगी हमारी EOQ पे, EOQ थी हमारी 6,000 यूनिट्स। तो EOQ पे हम जब ऑर्डर करने जाएंगे 6,000 यूनिट्स मंगाएंगे, और सप्लायर का कहना है कि एक बार में 30,000 यूनिट्स लोगे तब हम डिस्काउंट देंगे, तो 30,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं परचेस प्राइस। EOQ के केस में परचेस प्राइस कितनी रहेगी, 240 है, 240 रहेगी। आपको 3,60,000 यूनिट्स चाहिए इंटू 240, और यहाँ पे भी यूनिट्स तो हम 3,60,000 ही खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर सप्लायर ने हमें 2% का डिस्काउंट दिया है, तो हमारी प्राइस क्या है 235.2। 3,60,000 इंटू 235.2, 8,46,72,000, और 6,000 यूनिट्स पर EOQ पे 3,60,000 इंटू 240, 8,64,00,000। सेकेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जब हम 6,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तब हम ज्यादा बार ऑर्डर करेंगे, और वही जब हम 30,000 क्वांटिटी एक बार में मंगाएंगे तो कम ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सप्लायर के केस में कम हो जाएगी। तो 3,60,000 बाई 6,000, इससे ही तो पता चलेगा कितनी बार ऑर्डर करूंगा, और जब भी ऑर्डर करूंगा तो कितने रुपए लगने वाले हैं, 1,200 रुपए लगने वाले हैं, 1,200 रुपीज। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6,000 मीन्स मैं सब मिला के 60 टाइम्स ऑर्डर करूंगा, और हर बार ऑर्डर करने का 1,200 रुपए लगेगा, तो 72,000। और सप्लायर के ऑफर के केस में 3,60,000 चाहिए, और जब भी ऑर्डर करूंगा तो 30,000 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा, तो इस केस में मेरे को सिर्फ 12 बार ही ऑर्डर करना पड़ेगा, और हर बार का 1,200। तो यहां पे पैसे लगने वाले हैं 14,400। थर्ड, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट अब आप बताइए कहां पर कम लगेगी, EOQ के केस में या फिर सप्लायर के केस में। जब हम EOQ पे ऑर्डर कर रहे हैं तो हम 6,000 यूनिट्स मंगा रहे हैं,
कम यूनिट्स मंगा रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा। बट वही सप्लायर के केस में जब सप्लायर ने ऑफर दिया है तो हम 30,000 यूनिट्स मंगा रहे हैं तो वहाँ पे यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर कैरिंग कॉस्ट भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला Q/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे क्वांटिटी है पर ऑर्डर 6,000/2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है यहाँ पे 24, 240 का 10%, 6,000/2 इंटू 24, 72,000। EOQ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम ही रहता है। और यहाँ पर 30,000 यूनिट्स आप मंगाने वाले हो बाई 2 इंटू, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो जाए, 10% ऑफ 235.2, याद रखना है ये। परचेज प्राइस चेंज हो गई है तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी अब चेंज हो जाएगी। तो 30,000/2 15,000 इंटू 235.2 का 10% 23.52, तो ये आ रही है 3,52,800। अब टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर लीजिए। 8,64 लाख प्लस 72,000 प्लस 72,000, 8,65,44,000। और 30,000 यूनिट्स के केस में 8,46,72,000 प्लस 14,400 प्लस 3,52,800, 8,50,39,200। तो पैसे कम कहाँ लग रहे हैं? जब सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया तब पैसे कम लग रहे हैं तो हम सप्लायर के डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। वी विल एक्सेप्ट सप्लायर्स ऑफर as it results in a savings of, कितने की सेविंग्स हो रही है हमें? 8,65 लाख माइनस 65,44,000 माइनस कर दीजिए, 15,04,800 रुपीज की सेविंग्स है। तो सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे नवंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट AM25 यूजिंग अ मटेरियल CEE। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग मटेरियल CEE। परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6% ऑफ परचेज प्राइस, तो 6% ऑफ 300, 300 का 6%, 18 रुपीज। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल CEE पर एनम 1,94,400, ये भी गिवन है। लीड टाइम एवरेज में 6 दिन, मैक्सिमम में 8 दिन, मिनिमम में 4 दिन, इजी। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल CEE पर डे इज 200 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम कर लेते हो? जो भी एवरेज कंजम्पशन है उससे 200 kg ज़्यादा। तो एवरेज कंजम्पशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हम नॉर्मली एक साल में 1,94,400 kg कंज्यूम कर रहे हैं और ये 1,94,400 यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये 360 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहां से हमें पर डे की कंजम्पशन पता चल जाएगी। तो 1,94,400 डिवाइडेड बाई 360, 194,400 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स ऑन एन एवरेज एक दिन में हम 540 kg कंज्यूम करते हैं। ऑन एन एवरेज एक दिन में 540 kg कंज्यूम करते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? एवरेज से 200 kg ज़्यादा। तो एवरेज हमारा 540, तो मैक्सिमम हो जाएगा 740। मैक्सिमम पता है, एवरेज पता है, तो फिर हम मिनिमम भी ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन रिलेशन टू मटेरियल CEE। EOQ ढूंढना है सबसे पहले, तो EOQ के लिए तो सारे डेटा हमें गिवन है। सोल्यूशन EOQ is equal to √2 into A into O upon C. Annual consumption है 1,94,400 units, ordering cost है 250,
कैरिंग कॉस्ट है 18 रुपीज़। तो 2 इंटू 1,94,400 इंटू 250 अपॉन 18 अंडर रूट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 है। टू इंटू 1,94,400 इंटू 150 अपॉन 18 अंडर रूट 1800 यूनिट्स। EOQ आ गई 1800 यूनिट्स। सेकेंड, रीऑर्डर लेवल ढूंढना है, तो रीऑर्डर लेवल ढूंढने के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए। तो पहले आप निकालिए एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू 1,94,400 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो कितने दिनों में? 360 डेज में। तो 1,94,400 अपॉन 360 दैट मीन्स 540 kg। तो मैक्सिमम कंजम्पशन एवरेज से 200 kg ज़्यादा, तो एवरेज है 540 kg प्लस 200 kg 740 kg। अब मिनिमम कंजम्पशन भी ढूंढ लेते हैं। मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज, तो बस फॉर्मूला में पुट करना है। प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन पता नहीं, मैक्सिमम कंजम्पशन पता है 740 kgs और एवरेज भी पता है 540। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। मिनिमम कंजम्पशन प्लस 740 इज इक्वल टू 1080। मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 1080 माइनस 740 340 kgs। तो मिनिमम कंजम्पशन भी मिल गया। अब ढूंढना है हमें रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, यस वेरी गुड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारा 740 kgs और मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चन में गिवन है 8 डेज। तो 740 इंटू 8 5920 kg। फिर हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ या फिर EOQ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस EOQ ले लेंगे, क्योंकि ROQ अलग से क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो EOQ होगा वही ROQ होगा। तो रीऑर्डर लेवल है हमारा 5920 kg माइनस मिनिमम कंजम्पशन 340 kgs। मिनिमम लीड टाइम है हमारा 4 डेज प्लस EOQ 1800 kgs। तो 5920 kg माइनस 340 इंटू 4 1360 kg प्लस 1800 kg। $5920 माइनस 1360 प्लस 1800 6360 kgs। आप देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस एकदम इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस है। फिर मई 2022 में A Limited, a toy company, purchases its requirement of raw material from S Limited at 120 per kg।
तो ये आपकी परचेज प्राइस है। द कंपनी इनकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 700 प्लस फ्रेट ऑफ 350 पर ऑर्डर। तो जब भी हम ऑर्डर करते हैं ना तो कंपनी को एक हैंडलिंग कॉस्ट 400 का और फ्रेट 350 का, मतलब कुल मिलाकर ऑर्डर करने पे 750 रुपए का खर्च आता है। तो 750 मेरी क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये हैंडलिंग कॉस्ट है तो ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, नहीं, हम जब भी ऑर्डर करने जाते हैं तभी ये लग रहा है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.25 पर केजी पर मंथ। देखिए क्वेश्चन में एक ट्रिक है, पर मंथ। आप 0.25 ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर मंथ है और कैरिंग कॉस्ट हम कैसे ढूंढते हैं, पर यूनिट पर एनम। तो पर मंथ को पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 15 पर केजी पर एनम। और ये 0.25 केजी 0.25 रुपीज जो लग रहा है पर मंथ, इसके अलावा भी 15 रुपीज लग रहे हैं पर केजी। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, 15 प्लस 0.25 इंटू 12, तो कुल मिलाकर कैरिंग कॉस्ट है 18 रुपीज पर केजी पर एनम। The annual production of the toys is 60,000 units। आप कितने टॉयज बनाने वाले हो, 60,000 यूनिट्स बनाने वाले हो पूरे साल भर में। एंड 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। और 1 kg रॉ मटेरियल से 5 टॉयज मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, 1 kg से 5 यूनिट ऑफ टॉय मिलते हैं। तो आप कैसे ढूंढोगे पर यूनिट, आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होने वाला है पूरे साल भर में, annual consumption of raw material इज इक्वल टू 60,000 तो फिनिश गुड्स हैं और 1 kg रॉ मटेरियल से 5 फिनिश गुड्स बन जाते हैं। तो 60,000 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में क्या होता है ना कि हम पैनिक मोड में रहते हैं, तो 60,000 इंटू 5 भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है आपको 60,000 अपॉन 5 करना है आपको। क्यों? क्योंकि 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से 5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आपको मिल रहे हैं और ये जो 60,000 है ये फिनिश गुड्स का है। तो 60,000 अपॉन 5 12,000 kg आपको चाहिए, क्योंकि 1 kg से 5 यूनिट बनते हैं। तो 60,000 बनाने के लिए मेरे को 12,000 kg लगेंगे रॉ मटेरियल। तो एनुअल कंजम्पशन पता चल गया। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ईओक्यू ढूंढना है। तो ईओक्यू इज इक्वल टू √2a/c। तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 750 और कैरिंग कॉस्ट है 18 रुपीज। कैसे 18 आया, 15 तो पर यूनिट गिवन है पर एनम, और एक और कॉस्ट है 0.25 पर यूनिट पर मंथ। तो पर मंथ को पर एनम बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 750 अपॉन 18 अंडर रूट 1,000 यूनिट्स। तो हम जब भी ऑर्डर करेंगे 1,000 यूनिट ऑर्डर करेंगे। सेकेंड, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। आपको बताना है कि कंपनी कितने फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर करेगी तब जाके उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मिनिमम कब होती है, ईओक्यू पे कम होती है, मींस टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट ईओक्यू पे सबसे मिनिमम होती है। तो ईओक्यू है हमारी 1,000 यूनिट्स। तो जब भी हम 1,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो मेरी टोटल रॉ मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 12,000 यूनिट्स चाहिए और जब भी ऑर्डर करेंगे तो 1,000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। तो हम 12 बार ऑर्डर करने वाले हैं पूरे साल भर में, और साल में कितने दिन है 360। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स 360 अपॉन 12
दैट मीन्स हर 30 डेज में हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि मेरे को साल भर में 12 बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो 360 अपॉन 12 मतलब हर 30 दिन में मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। थर्ड, कैलकुलेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम एज पर ईओक्यू। आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम ढूंढना है। कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लेते हैं। थर्ड, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? आप सबसे पहले चेक करोगे कि आप कितने बार ऑर्डर करने वाले हो। तो 12,000 रिक्वायरमेंट है, जब भी ऑर्डर करने जाते हैं तो 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, तो 12 बार ऑर्डर करेंगे और एक बार ऑर्डर करने पे 750 रुपये लगते हैं। तो 12,000 अपॉन 1000 इंटू 750, कुल मिला के 9,000 लगेगा ऑर्डर करने में। और टोटल कैरिंग कॉस्ट, Q अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर कितनी है आपकी? 1000 अपॉन 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 18 है, तो ये भी आएगा 9000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 9000, कैरिंग कॉस्ट भी 9000। और वैसे भी ईओक्यू पे आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर कितना लग रहा है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो, टीओसी प्लस टीसीसी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 एओसी। इससे आपको टीओसी प्लस टीसीसी दोनों का सम मिल जाएगा। खैर ये तो पूछा नहीं गया था सवाल में, तो हम नहीं कर रहे हैं। अब नवंबर 2022, MM Limited uses 7500 valves per month, which is purchased at a price of 1.50 per unit. Again trick, per month. ये पर मंथ की रिक्वायरमेंट गिवन है, मेरे को पूरे साल भर की चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करके। तो 7500 इंटू 12, 90,000, विच इज परचेज एट 1.50 पर यूनिट, तो ये मेरी परचेज प्राइस है। कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस, परचेज प्राइस का 20%। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड गेटिंग द डिलीवरी इज ₹15, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15। इट टेक्स अ पीरियड ऑफ 1.5 months टू रिसीव अ डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। 1.5 महीने लग जाते हैं गुड्स को आने में, मीन्स 1.5 मैंने आज ऑर्डर किया तो 1.5 मंथ्स के बाद गुड्स आएगा, तो लीड टाइम है, तो हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे। एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 3200 वॉल्व इज डिजायर्ड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो आप देख ही रहो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। इन केस आपसे नहीं होता है, ऐसे मैं श्योर हूं कि आपसे होगा, बट इन केस नहीं हो तो वीडियो प्ले कर लीजिएगा। EOQ इज इक्वल टू √2 AOC, तो 2 इंटू एनुअल है 90,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट है 1.50 की 20%, तो 2 इंटू 90,000 इंटू 15, 27 lakhs अपॉन 1.5 इंटू 20%, 0.3। सॉल्व कर लीजिए। थ्री 3000 यूनिट्स, तो जब भी ऑर्डर करेंगे 3000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारी टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने बार हम ऑर्डर करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 90,000 अपॉन 3000, थर्टी 30 बार ऑर्डर करेंगे और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 360 अपॉन 30, 360 अपॉन 30,
12 डेज, हर 12 दिन में हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। द रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट को रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, यस वेरी गुड, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी है इस क्वेश्चन में। एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो क्वेश्चन में आपको लीड टाइम मंथ्स में गिवन है, तो कंजम्पशन भी फिर आप मंथ्स में देखिए। आप 90,000 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हो कितने महीनों में? 12 महीनों में। तो यहां से मेरे को पर मंथ की कंजम्पशन पता चलेगी। एवरेज लीड टाइम है 1.5 मंथ्स, प्लस सेफ्टी स्टॉक कितनी डिजायर्ड थी? 3200। यहाँ पे लीड टाइम मंथ्स में है, तो मैंने कंजम्पशन भी फिर मंथ्स में ही ढूंढा है। तो 90,000 अपॉन 12 7500 इंटू 1.5 11250 प्लस 3200 14,450 यूनिट्स। ठीक है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द वाल्व कॉस्ट 4.50 ईच इंस्टेड ऑफ 1.50 ईच। अगर मेरी वाल्व की कॉस्ट 1.5 की जगह 4.5 हो जाए तो मेरी ईओक्यू क्या आएगी? अगर परचेज प्राइस चेंज हो जाएगी तो उससे एनुअल कंजम्पशन तो चेंज नहीं होने वाली, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। तो कैरिंग कॉस्ट के बदलने की वजह से ईओक्यू भी फिर चेंज हो जाएगी। थर्ड, न्यू ईओक्यू। तो न्यू ईओक्यू ढूंढने के लिए मेरे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा न्यू कैरिंग कॉस्ट। $4.50 का 20%, पहले ये 1.50 का 20% लग रहा था, परचेज प्राइस 4.50 हो गई, तो 4.50 का 20% लगेगा 0.9। तो EOQ इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू A इंटू O अपॉन C। 2 इंटू 90,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 डिवाइडेड बाई 0.9। तो 2 इंटू 90,000 इंटू 15 अपॉन 0.9 अंडर रूट 1732 यूनिट्स आ रही है। तो मेरी न्यू ईओक्यू हो जाएगी 1732। मतलब अब मैं नई बार जब ऑर्डर करूंगा तो 1732 यूनिट्स ऑर्डर करूंगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, XYZ Limited uses two types of raw material, material A and material B in the production process and has provided the following data for the year ended on इतना। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के केस में ही होता है, तो लगता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। बहुत ईजी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल कंजम्पशन हम कैसे ढूंढते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां से मिल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और एवरेज कंजम्पशन के लिए, एवरेज स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, ये भी इजी है। बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेशन गिव योर कमेंट्स। काफी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। A B, opening stock of raw material plus purchases less closing stock। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेजेस है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000।
तो 30 + 90 - 20 1 लाख। और वही मटेरियल बी के केस में 32 ओपनिंग है, 51 परचेजेस है, क्लोजिंग है 14। $32,000 + 51,000 लेस 14,000 69,000। तो यहां से मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सेकेंड ढूंढ लेते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ए के केस में ओपनिंग स्टॉक है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, डिवाइड बाय 2 25,000। और वही मटेरियल बी के केस में ओपनिंग है 32,000, क्लोजिंग है 14,000 बाई 2, तो 56,000 बाई 2 23,000। अब यहां से हमें मिल जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ए बी। ए के केस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 25,000 मीन्स 4 टाइम्स। और मटेरियल बी के केस में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 69,000 और एवरेज इन्वेंट्री है 23,000, तो ये 3 टाइम्स। तो पहला पार्ट हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल गया। फिर नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, कितने दिन तक हम इन्वेंट्री को अपने पास रखते हैं। अगर इन्वेंट्री रेशियो मेरी 4 टाइम्स है, दैट मीन्स हम साल भर में 4 बार इन्वेंट्री घुमा देते हैं, तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड is held। ए के केस में 360 डेज है बाई 4 मीन्स हर 90 डेज में हम इन्वेंट्री को बदल देते हैं। गुड्स मंगाते हैं, 90 डेज तक वो बिक जाती है, फिर नई गुड्स मंगा लेते हैं। और वही बी के केस में 360 डेज है और 3 बार इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है, तो मीन्स हर 120 डेज में इन्वेंट्री घूम जाता है। हर 120 दिन में हम इन्वेंट्री को बेच देते हैं, फिर नई इन्वेंट्री मंगा लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ए फास्ट मूविंग है एज कंपेयर टू बी, तो यही हमारा सजेशन होगा। बेस्ड ऑन अबव कैलकुलेशन गिव योर कमेंट्स, क्या कमेंट देंगे हम कि ए फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी। बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन ए इज फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी। ए जल्दी बिक जाता है, तभी तो 90 डेज में इन्वेंट्री हम घुमा दे रहे हैं ना, और बी में वही 120 डेज लग रहा है। ए इज फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू बी। इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर नेक्स्ट, जुलाई 21 MM Limited has provided the following information about the items in its inventory। कोड नंबर गिवन है, यूनिट्स गिवन है, यूनिट कॉस्ट भी गिवन है। तो फिर से ये ABC का क्वेश्चन लग रहा है। MM Limited has adopted the policy of classifying the items constituting 15% of above of total inventory cost as A category। अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में गुड्स की वैल्यू 15% या उससे ज्यादा है तो वो कैटेगरी ए में चली जाएगी। आइटम्स कंस्टिट्यूटिंग 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज सी कैटेगरी। और अगर टोटल में 6% या उससे कम की वैल्यू रखती है तो फिर सी कैटेगरी में, और जो बच गई वो पी कैटेगरी में। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। जैसा उस क्वेश्चन में किया था वैसा सेम करना है, रैंकिंग करनी है पहले। तो रैंकिंग करने के लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले टोटल वैल्यू देखनी होगी हर एक गुड्स की, और फिर हमें कंप्यूट करना पड़ेगा परसेंटेज कि टोटल मिलाकर जितनी भी इन्वेंट्री मेरे पास है उसमें हर एक आइटम की वैल्यू क्या है। ढूंढते हैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, सिमिलर है उस क्वेश्चन के जैसा।
आप इसे भी चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो पॉज करके। सबसे पहले आइटम्स, फिर यूनिट्स, फिर यूनिट कॉस्ट, टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और फिर रैंक। तो आइटम्स है 101 से लेके 106। यूनिट्स है 25, 350, 75, 225, 75। यूनिट कॉस्ट 50, 188, 2 और 12। तो यहां से हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। 25 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट की कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो 1250, 300 इंटू 1 300, 50 इंटू 800 4000, 75 इंटू 8 600 होना चाहिए, हाँ 600, 225 इंटू 2 450, 75 इंटू 12 900। तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से अब सबकी 1250 प्लस 300 प्लस 4000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 900, कुल मिलाकर 7500। अब हर एक इंडिविजुअल आइटम की परसेंटेज हम देखेंगे टोटल कॉस्ट में। तो 1250 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100 16.66%। फिर 300 अपॉन 7500 इंटू 100 4%। 4000 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100 53.33%। फिर 600 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100 8%। 450 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100 6%। 900 बाई 7500 इंटू 100 12%। तो परसेंटेज भी हमें पता चल गई कि टोटल में किसकी क्या है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है 103 की, तो रैंक 1। फिर इसके बाद 16.66 रैंक 2, देन 12% रैंक 3, फिर 8% रैंक 4, 6% रैंक 5 और ये 4% है तो रैंक 6। तो रैंकिंग हो गई। अब क्लासिफाई करना है ABC में। कैसे? जो भी MM लिमिटेड का सिलेक्टिव कंट्रोल का तरीका है। तो MM लिमिटेड का तरीका क्या है कि अगर 15% या उससे ज़्यादा की वैल्यू है टोटल में तो कैटेगरी A, और 6% या उससे कम है तो कैटेगरी C। तो चेक करिए आप 15% से ज़्यादा कौन कौन है। 101 और 103 दोनों ही 15% या उससे ज़्यादा है तो कैटेगरी A में चले जाएंगे। तो कैटेगराइजेशन, फॉर सेलेक्टिव कंट्रोल। इन्वेंट्री, परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी। तो 101 103 101 की परसेंटेज है 16.66 और इसकी 53.33। तो दोनों ही रहने वाले हमारे कैटेगरी A में। इन दोनों का टोटल भी लिख लेते हैं। ऑलमोस्ट 53.33 प्लस 16.67 70%। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 70-20-10 का रूल फॉलो हो रहा है।
अब बच गए हमारे क्या क्या, 6% या उससे कम कैटेगरी सी में, तो 102 कैटेगरी सी में चला जाएगा क्योंकि 4% है। 105 ये भी कैटेगरी सी में चला जाएगा क्योंकि 6% है। और जो बच गया 104 106 ये दोनों चले जाएंगे कैटेगरी बी में। 104 और 106, 104 106, 104 है हमारा 8% और ये हमारा 12%, तो ये दोनों कैटेगरी बी में 20%। और कैटेगरी सी में हमारे पास है 102 और 105, 102 105, 4% 6%, तो ये 10% कैटेगरी सी। तो अगेन आप देखिए 70 20 10 एनालिसिस फॉलो हो गया यहाँ पर भी। तो मोर और लेस ये 70 20 10 फॉलो हो ही जाता है हर केस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवंबर 19, सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4000 लीटर्स ऑफ पेंट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे 4000 लीटर्स ऑफ पेंट बन रहे हैं एंड ईच लीटर रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, और हर एक लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो 4000 लीटर्स तो आप क्वार्टरली बेसिस पे बना रहे हो, तो एनुअल बेसिस पे आप कितने बनाओगे? 4000 आप बना रहे हो एक क्वार्टर में, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इंटू 4, और हर एक लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल आप लगाते हो, तो 4000 इंटू 4 मतलब आप पूरे साल भर में 16000 लीटर पेंट्स बनाने वाले हो, और 16000 लीटर्स पेंट पे आपको हर लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल लगना है, तो 16000 लीटर पे कितना लगेगा? 32000। वेरी गुड। तो ये मिल जाएगी हमें यहाँ से 4000 एक क्वार्टर का, 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और हर एक लीटर पे 2 kg रॉ मटेरियल, तो 4000 इंटू 4 इंटू 2 32,000 kg चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 40 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये 40, एंड द परचेजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 50 पर kg, ये परचेज प्राइस है। द स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इज 2% एंड 6% पर एनम रेस्पेक्टिवली। स्टोरेज कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों मिलाकर कितने हैं? 2% प्लस 6% 8%, तो कैरिंग कॉस्ट है 8%। द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 डेज। लीड टाइम है 15 डेज, मीन्स आपको 15 डेज का टाइम लग जाता है गुड्स आने में। 15 डेज का टाइम लग जाता है गुड्स आने में। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव रॉ मटेरियल। आपको ईओक्यू कंप्यूट करना है और टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट कंप्यूट करना है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट में 3 हिस्सा है। सबसे पहला परचेज कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट। लेकिन जब क्वेश्चन में लीड टाइम होता है तो वहां पे एक चौथा खर्चा भी आ जाता है, क्या? कैरिंग कॉस्ट फॉर सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि जब लीड टाइम होता है तो हम अपने पास सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। याद है ना आपको? जब भी हमारे पास लीड टाइम होगा तो हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे। तो उस केस में हमारे पास टोटल 4 खर्चे आते हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी अलग से एक एड ऑन हो जाता है वहां पर। तो सबसे पहले ढूंढते हैं अपने एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 4000 लीटर्स इंटू 4 इंटू हर लीटर पे 2 kg, तो 4000 इंटू 4 इंटू 2 32,000 kgs। EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू 32,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपीज़, और कैरिंग कॉस्ट है 8%। तो 8% किसका? परचेज प्राइस का, तो 8% ऑफ 50 रुपीज़। टू इंटू 32,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50 का 8%, 4 रुपीज़। 32,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 2,
अंडर रूट 800 यूनिट्स, तो EOQ है हमारे पास 800 यूनिट्स। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमें ढूंढना है, ठीक है। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, सबसे पहला परचेज वैल्यू 32,000 kg रॉ मटेरियल हमें चाहिए। रॉ मटेरियल की प्राइस है 50 रुपये पर kg, तो 32,000 इंटू 5 16 लाख रुपीज़। सेकेंड, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 32,000 kg आपको चाहिए। जब भी आप ऑर्डर करते हो आप 800 यूनिट्स मंगाते हो, तो 32,000 अपॉन 800 से आपको पता चलेगा आप कितनी बार ऑर्डर करने वाले हो, और हर बार ऑर्डर करने में 40 रुपये लगते हैं। तो 32,000 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 40, 1600 रुपीज़ लगेंगे ऑर्डर करने में। थर्ड, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर है आपकी 800 बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है 4 रुपीज़, 1600। EOQ पे वैसे भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है। और 4 आपका आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट ऑन सेफ्टी स्टॉक। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू, आप 32,000 kg कंज्यूम कर रहे हो कितने दिनों में, 360 डेज में, और लीड टाइम है 15 डेज। तो 15 डेज का सेफ्टी स्टॉक आप अपने पास रखोगे, तो 32,000 अपॉन 360 इंटू 15, मीन्स 1333 यूनिट्स। इतने यूनिट्स आपके पास होने चाहिए। तो जब हम सेफ्टी स्टॉक के लिए कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम Q/2 नहीं करते हैं, सीधा क्वांटिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1333 यूनिट्स हम थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कर रहे हैं अपने पास। तो 1333 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 4 रुपीज़, तो 1333 इंटू 4 5333। तो टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होने वाली है, 16 लाख प्लस 1600 प्लस 1600 प्लस 5333, 16 लाख 8,533। एनुअल कॉस्ट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप देख ही सकते कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नवंबर 18, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने थे हमने कर लिए, और उसी प्रैक्टिस किए हुए सम के बेसिस पे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसके आंसर देखिए मैंने यहाँ पे मार्क ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आपका काम है आप घर पे इसे सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।